आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा G7 शिखर सम्मेलन की भी हो रही है। पीएम मोदी कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर बैठक में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और उन्हें G7 शिखर बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं इस दौरान भारत कनाडा रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए मिलकर काम करने पर भी बात हुई। 15 से 17 जून तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। निर्जला एकादशी के मौके पर देश भर के मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार से वाराणसी तक श्रद्धालुओं ने नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। निर्जला एकादशी पर कई लोगों ने व्रत भी रखे। इसमें बिना जल ग्रहण किए ही व्रत रखा जाता है। इसी खास मौके पर लोगों ने अपने पितरों के लिए दान पुण्य भी किए। वहीं इस दौरान वाराणसी में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद सभी ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। इसके लिए 1008 कलश लाए गए थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस मौके पर उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने वहां पूजा अर्चना की। वहीं जीतन राम मांझी ने केदारनाथ में भी दर्शन किए। दिल्ली में एक बुलेट पर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एक शख्स बस के आगे बाइक को जिगजैग करते हुए चलाता नजर आया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो कई लोग इस शख्स पर कार्रवाई की मांग भी उठा रहे हैं। इसी बाइक सवार ने वहां हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। दुर्लभ हिमालयन आइबेक्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो हिमाचल प्रदेश में चंबा के पहाड़ी इलाके का है। पांगी के चस्क भटोरी में गश्त के दौरान वन विभाग को हिमालयन आइबेक्स का एक बड़ा झुंड नजर आया, जिसे वन विभाग की टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसे वहां तरंगोल भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिमालयन आइबेक्स हिमालय पर्वत के ऊंचाई के क्षेत्रों में पाया जाता है। मेघालय में लापता सोनम रघुवंशी की तस्वीर इंदौर में उनके घर के बाहर उल्टी लगाई गई। परिवार का कहना है कि एक पारंपरिक मान्यता है जिसमें जब कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो उसकी तस्वीर उल्टी टांगने से वो जल्दी और सुरक्षित वापस लौट आता है। साथ ही सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने सरकार और प्रशासन से सोनम को जल्द ढूंढने की अपील की। सोनम और उनके पति राजा शादी के बाद पिछले महीने शिलोंग घूमने गए थे, लेकिन फिर गायब हो गए। हाल ही में राजा तो मिले लेकिन वो जिंदा नहीं थे। अब सोनम की तलाश जारी है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह के पर्दाफाश से जुड़ी हुई है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराता था। करीब 6 साल से सक्रिय इस गिरोह ने अब तक 600 से 700 आरोपियों को फर्जी कागजातों के सहारे जेल से बाहर निकलवाया है। जब इस साजिश का पता चला तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में फर्जी आधार, खतौनी, बेल बॉन्ड और पुलिस थानों की मोहरें बरामद हुई हैं। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में आए ये वो शातिर अपराधी हैं जो कानून को ठेंगा दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराते थे, जिसमें नाम, पहचान और पते सब नकली होते थे। क्राइम ब्रांच और थाना कविनगर पुलिस ने मिलकर इस गैंग के 7 सदस्यों को धर दबोचा है। इस गिरोह का तरीका था कि वे जेल में बंद ऐसे कैदियों को टारगेट करते थे जिनकी जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली हो। पहले ये लोग किसी असली जमीन के खतौनी दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करते थे। इसके बाद उस पते से एक फर्जी व्यक्ति के नाम पर आधार कार्ड बनवाते, फिर उस पर फर्जी फोटो भी लगाते और जनसेवा केंद्र की नकली मोहर लगती।
और फिर वो बन जाता एक नकली जमानती। थानों तक फाइल पहुंचने से पहले ये खुद मोहरें लगाकर दस्तावेजों को थाना से सत्यापित दिखाते और फिर इन फर्जी दस्तावेजों को अदालत में पेश कर जमानत करवा लेते थे। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह पहले आरोपी से जमानत राशि के अनुसार 5 से 10,000 रुपए वसूल करता था। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना कबीरनगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में निरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। इनके द्वारा सबसे पहले भूले पोर्टल से खतौनी के डॉक्यूमेंट निकाले जाते थे। उन डॉक्यूमेंट पे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते थे उसी नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। फिर खतौनी के डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसे अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ करते थे उनको जमानत को एग्जीक्यूट कराया जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, 21 फर्जी आधार कार्ड, 18 फर्जी खतौनी, 5 बिना भरे बेल बॉन्ड, 5 रसीदी टिकट, 10 फर्जी मोहरे और स्टाम्प पैड बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने अब तक करीब 700 अपराधियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत दिलवाई थी। इसमें कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको सत्यापित किया जा रहा है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके पास से हमें 21 आधार कार्ड, 18 के लगभग 18 की संख्या में खतौनी के डॉक्यूमेंट और भारी मात्रा में जो थाने और विभिन्न ऑफिसेज की फर्जी मोहरें और वकालतनामे आदि बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के अलावा कहाँ जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा नोएडा में भी कार्रवाई इस तरह के फ्रॉड किए जाने की बात प्रकाश में आई है, जिसको हम जांच करा रहे हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस गिरोह में कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं और कोई अनपढ़। विकास उर्फ सम्राट, जो खुद LLB कर रहा है, इस गिरोह का टेक एक्सपर्ट था। वही खतौनियां निकालकर आधार बनाता और नकली डॉक्यूमेंट्स की पूरी फैक्ट्री चलाता था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये गिरोह 6 साल से फर्जी दस्तावेज बनाकर काम कर रहा है। मुख्य आरोपी अनुज यादव ने बताया कि वो पहले नोएडा की कंपनी में डिजाइनर सुपरवाइजर था, लेकिन नौकरी जाने के बाद ये गिरोह से जुड़ गया। अधिकतर इसमें जो है पहले कहीं नौकरी कर रहे थे, उसके बाद जो इनकी जॉब छोड़ के इसमें लालच में आके इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। लगभग सभी की जो शिक्षा है वो 5वीं से लेकर 10वीं के बीच की है। मुख्य आरोपी का नाम इसमें इसरार है और अनुज यादव, ये 2 मुख्य आरोपी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ का अनुज यादव, गाजियाबाद का इसरार, मोदीनगर का बबलू, लोकेंद्र, राहुल शर्मा, सुनील कुमार और विकास राजपूत शामिल हैं। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में जुटी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि जैसे किसी अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी तो उसके जो पैरोकार होते थे, परिवार के सदस्य होते थे, वो इनको अप्रोच करते थे कि ये उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनको ये फर्जी जमानतदार उपलब्ध कराया करते थे। ये गैंग अलग अलग समय से लोग काम कर, कोई 1.5 साल से 2 साल से, लेकिन मोटे तौर पे ये 2020 के बाद से लगातार इस तरह के काम कर रहा है। सर, इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, तो ये फर्जी आधार कार्ड किस तरह से इन्होंने बनवाए थे और कहां से बनवाए? ये फर्जी आधार कार्ड इसी में एक व्यक्ति विकास राजपूत हैं, जिसके द्वारा बनाए जाते थे। ये किसी भी आधार कार्ड पे फोटोशॉप एडिटर का प्रयोग करके उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस और फोटो चेंज कर दिया करते थे और उसके बाद उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के फर्जी आधार कार्ड इनको जनरेट करते थे। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग साल 2020 से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। ये गैंग किसी भी आधार कार्ड पर फोटोशॉप का इस्तेमाल करके नाम, पिता का नाम और फोटो चेंज करके फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। पहले इस गैंग के लोग नौकरी किया करते थे, फिर अधिक लालच के चक्कर में नौकरी छोड़कर इस जालसाजी में आ गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में कई पुराने अपराधी भी हैं जो खुद पहले जेल जा चुके हैं और फिर वहां से बाहर निकलते ही ये धंधा शुरू कर दिया। इन्हें 20 से 30,000 रुपए की जमानत पर 5-7 हजार की कमाई होती थी। 30 से 50 हजार की जमानत पर 7 से 10 हजार रुपए की कमाई होती थी। पुलिस को अभी और भी सदस्यों की तलाश है। इस पूरे रैकेट में महिलाएं, वकीलों के सहयोगी और पुराने बेल करवाने वाले शामिल हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिलती थी या तो जमानत लेकर फरार होना चाहते थे। उनके लिए ये गिरोह एक सर्विस सेंटर बन चुका था, लेकिन अब ये खेल खत्म होने की कगार पर है। जाहिर है, गाजियाबाद पुलिस के नाक के नीचे सालों साल से फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वालों का गोरख धंधा चल रहा था और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि यह कानूनन जुर्म है।
ऐसे में जरूरी है कि फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए फोन बजाएं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी का बिहार दौरा, चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए। एसीबी ने करीब 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एसीबी सत्येंद्र जैन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उन्हें कई दस्तावेज भी दिखाए गए। ये मामला सरकारी स्कूलों के क्लासरूम निर्माण से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर नोटिस भेजा गया था। इसी केस में सिसोदिया को अब सोमवार को पेश होना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के गया का दौरा किया, जहां वो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव भी गए। इस दौरान राहुल ने दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की। वहीं परिजनों ने भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में उन्हें बताया और मदद करने की अपील की। इसके बाद राहुल गांधी ने गया जी के एक रिसोर्ट में महिलाओं से संवाद किया। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल अदालत ने भगदड़ मामले पर सुनवाई की और फिलहाल राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले पुलिस ने आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जबकि सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। सोशल मीडिया पर विवादास्पद वीडियो पोस्ट करने के आरोपी शर्मिष्ठा पनोली को जेल से रिहा कर दिया गया। गुरुवार को अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं शर्मिष्ठा के पिता ने भी कहा कि उन्हें भी शर्मिष्ठा के कुछ वीडियो पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब उसे भी अच्छा सबक मिला होगा। नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। दरअसल 18 जून को नेवी अपनी पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अर्नाला को शामिल करेगी। इसको लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम होगा। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी और एल&टी शिप बिल्डर्स ने मिलकर बनाया है। यूपी के प्रयागराज के स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने एक और कारनामा किया और सेना के प्रति अपना सम्मान भी जाहिर किया। दरअसल अनामिका ने थाईलैंड के बैंकॉक में ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर आसमान से 12,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। 23 साल की अनामिका शर्मा अब तक 300 स्काई डाइव कर चुकी हैं। उनके पिता अजय शर्मा वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी धाबा का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव नदी पर बने चुनाव ब्रिज को देश को समर्पित कर दिया और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है और ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरा भी हो गए हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए आतंकपरस्त पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। भारत माता की, भारत माता की। बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की बेहद शानदार तस्वीर है। ये समृद्ध हिंदुस्तान की जीवंत तस्वीर है। ये नए भारत की खुशहाली को बयां करती तस्वीर है। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, वो हकीकत जिसे पूरे हिंदुस्तान ने सच होते देखा। भारत के इंजीनियरों ने सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा दिखाकर इसका उद्घाटन किया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में
एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के अफसरों से पुल के निर्माण से जुड़ी बारीकियों को जाना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी को देखा। इसके बाद वो ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से भी मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अब कश्मीर का युवा सपने देख रहा है और उसे पूरा भी कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर का ये पहला दौरा है और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना सभी के सहयोग से साकार होगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं भाई हमने विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत सारी स्टेट्स के साथ मिलके बनेगा। किसी एक स्टेट छोड़ के या एक स्टेट को ज्यादा करके नहीं हो सकता। 3 घंटे चिनाब जो ब्रिज है वो जर्नी 3 घंटे की श्रीनगर और जम्मू की कम कर दी उसने। तो ये सीधी ट्रेन है बारामूला टू दिल्ली, दिल्ली मतलब कन्याकुमारी, वहां तक इससे जुड़ेगा। और जहां से टूरिस्ट, वो तो सारे देश को फायदा होगा यहाँ पे, उसके आने पे यहाँ पे इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्री चलेगी, होटल इंडस्ट्री चलेगी, जो भी कॉटेज इंडस्ट्री है हर उसमें फायदा तो होगा। प्रधानमंत्री मोदी और उपराज्यपाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को फिर से दोहराया। हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ
मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब यूटी का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। जम्मू कश्मीर आतंकवाद को नकार कर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश रचता रहता है। लेकिन भारत की सेनाएं सरहद पर मुस्तैदी से पाकिस्तान की नापाक कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर से पीयूष मिश्रा के साथ मीर फरीद, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। रेपो रेट को लेकर आरबीआई के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 747 अंक चढ़कर 82,189 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 252 अंकों पर चढ़ा, ये 25,003 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिली, वहीं सोना फिसल गया। सोना 44 रुपए सस्ता हुआ। इसी के साथ दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 97,830 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में 3,000 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,07,100 रुपए पर पहुंच गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 11 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 68 पैसे हो गई। अब होम लोन और ऑटो लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई में भी बचत होगी। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्याज दरों का ऐलान किया। आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इस तरह अब रेपो रेट 5.50% रह गया है। इलॉन मस्क के स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वनवेव और रिलायंस जियो को इसकी मंजूरी मिली थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगला कदम स्पेक्ट्रम आवंटन होगा, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सेवाएं शुरू हो सकती हैं। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली एनसीआर को डस्ट फ्री बनाने के लिए हो रही पहल की। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का एक बड़ा कारण धूल भी है। ऐसे में CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए इनमें बदलाव की योजना बनाई है। सड़कों में होने वाले इस बदलाव से न सिर्फ धूल प्रदूषण रुकेगा, बल्कि सड़कों से अतिक्रमण भी हटेगा। सड़कों को फिर से डिजाइन करने के लिए CAQM और NGO राहगीरी फाउंडेशन के बीच करार हुआ है। योजना के तहत दिल्ली के अलावा एनसीआर में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, भिवाड़ी और मानेसर की सड़कों का नया डिजाइन तैयार किया जाएगा। सड़कों का नया डिजाइन तैयार करते समय न सिर्फ उन्हें दोबारा बनाया जाएगा, बल्कि दोनों तरफ 10-10 मीटर के हिस्से को अलग तरीके से विकसित भी किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के दोनों तरफ 2 मीटर की ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी, 2 मीटर का फुटपाथ, 2 मीटर का साइकिल ट्रैक और फिर 2 मीटर की ग्रीन बेल्ट और उसके बाद 2 मीटर का वेंडर जोन तैयार किया जाएगा। सड़क किनारे इस 10 मीटर हिस्से पर कंक्रीट या चारकोल नहीं, बल्कि इंटरलॉक टाइलें बिछाई जाएंगी। ग्रीन बेल्ट में लगाए जाने वाले पेड़ पौधे भी देशी प्रजाति के होंगे जो धूल को सोख लेते हैं। ग्रीन बेल्ट में ही बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए प्राकृतिक नालों का निर्माण किया जाएगा, ताकि भूजल को एकत्र किया जा सके। वेंडर जोन होने के कारण सड़क किनारे रेहड़ी पटरी नहीं लगेगी और फुटपाथ पर पैदल यात्री और साइकिल ट्रैक पर साइकिल सवार भी बिना रोक टोक आगे बढ़ सकेंगे। IIT कानपुर की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में खासतौर पर गर्मियों में प्रदूषण की बड़ी वजह डस्ट पोल्यूशन है। पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आने वाली धूल के कारण दिल्ली की हवा में PM 2.5 कणों में 38% और PM 10 कणों में 56% की बढ़ोतरी होती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रदूषण की वजह से सिर्फ सांस की बीमारियां ही नहीं होती, बल्कि वायु प्रदूषण से कैंसर भी हो सकता है। भारत में
हर साल लंग कैंसर के 75,000 मामले सामने आ रहे हैं, जो कि इस साल 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। ICMR के मुताबिक देश में 2022 में 14,60,000 कैंसर के मामले थे, जो 2025 में 15,70,000 तक हो सकते हैं। जाहिर है कि अगर हवा में प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो कैंसर जैसे जानलेवा रोगों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में हवा को धूल मुक्त बनाना बहुत ज़रूरी है और इस मुद्दे पर हमने कुछ एक्सपर्ट्स और लोगों से भी बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। स्टडीज ने बताया है कि एवरेज 11 साल कम हो जाते हैं अगर आप उच्च स्तरीय वायु प्रदूषण वाले एरिया जैसे दिल्ली और NCR में रहते हैं। तो उसके ऊपर एक और खतरा जो बड़ा हो गया है वो है लंग कैंसर। वायु प्रदूषण के कारण 30% लंग कैंसर डेथ्स होती हैं और ये लंग कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। सबसे खतरनाक जो प्रदूषण होता है जिसके कारण कि लंग कैंसर हो सकता है वो है PM 2.5 या महीन कण। ये जो महीन कण होते हैं वो सांस के साथ सीधा लंग के एल्वियोलाई में जाते हैं, उनमें सूजन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं और जो DNA होता है उसको क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण कि कैंसर वाले सेल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण में जो कुछ तो होती हैं हार्मफुल गैसेस, जैसे बेंजीन होगी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या फार्म फायर्स, और कुछ होते हैं PM जो पर्टिकुलेट मैटर जिसे आप बोलते हैं AQI इंडेक्स। तो जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेंजीन है, ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो विंड पाइप है या लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी लाइनिंग को पे जाके म्यूटेशन कॉज करता है, मतलब उनके सेल्स में DNA डैमेज करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर डेवलप होता है। जो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है, इसको अब जो पहली सरकार के ऑड इवन लागू कर दी, इस सरकार ने कहा है कि ऑड इवन लागू नहीं करेंगे, दूसरी व्यवस्थाएं जैसे आर्टिफिशियल रेन और भी तरीके के वाटर कैनन जो सिस्टम होते हैं सब लगाने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, बातें तो कही जा रही है, लेकिन इस बार अक्टूबर नवंबर में आपको याद होगा जब पीक पे होता है पोल्यूशन, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ AQI तो पोरेस्ट माना गया है। तो उस वक्त मतलब और जितने भी सेंटर्स या जो कहा जाता है कि टावर लगाने की बात है, लेकिन ऐसे में तो लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। जो ऑड इवन को अब लागू नहीं, ऑड इवन से कुछ फर्क पड़ता था कि सिर्फ परेशानी होती है? इस सरकार का कहना है कि सिर्फ परेशानी होती है। देखिए, मैं इसका जो है नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बता सकता, लेकिन फायदा एज सच फायदा कुछ नहीं हो पाया था उससे। लेकिन देखिए, 8 बजे के बाद भी पोल्यूशन ही रहता है और सुबह 8 से पहले भी कोई आए तो पोल्यूशन ही रहता, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। ऑड इवन चालू जो किया था किसी अच्छे काम के लिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और अब ये है कि पब्लिक को सबसे ज्यादा या तो मेट्रो पर भरोसा करना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि इससे ही काफ़ी फर्क पड़ने के चांसेस है। और जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, जो मशीनें, उनसे उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरह के काम करने चाहिए जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। मेरी राय इसमें ये है कि ऑड इवन लागू होने से सड़क पर जो ट्रांसपोर्ट कम हो जाते थे, लेकिन पोल्यूशन पर कोई विशेष उसका फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, एक बात यह है ना कि अच्छा ये रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए। जैसे मेट्रो तो चली रही है, मेट्रो के साथ बस का पर्याप्त मात्रा में बस हो और बस में पब्लिक जो है ना वो उस ट्रांसपोर्ट को यूज करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ अन्य सुविधाएं दी जाएं, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए कि पोल्यूशन कम हो सके। तो आपको क्या लगता है क्या क्या सरकार को करनी चाहिए? जो अभी टावर लगाने की बात हो रही है, देखिए टावर से तो थोड़ी दूरी में तो समस्या का समाधान हो जाएगा और हर जगह पूरी दिल्ली में टावर लगाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो एक व्यवस्था है, उससे काफी कम होगा। क्या देखो, परेशानी तो आई है भाई साहब। अब किसी ने 10 लाख की चीज खरीदी है, अब उसको चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आपको ये लग रहा है कि गाड़ी आप रोक दोगे तो पोल्यूशन नहीं होगी, तो वो तो ठीक नहीं है ना। परेशानी तो आदमी को होती है। ऑड इवन एक बहुत ही अच्छा फैसला था। दिल्ली के अंदर गाड़ियां आधी हो जाती थी, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना शुरू कर देते। अगर किसी को ज्यादा ही जरूरत होती थी तो वो ओला उबर करके भी जा सकता था। और दिल्ली के अंदर और दिल्ली NCR तक के लिए तो मेट्रो एक बहुत ही अच्छी सुविधा है, जिसका लोगों ने यूज करना सीख लिया था। गाड़ियों की पूल करना सीख लिया था, गाड़ी शेयरिंग करनी लोग सीख गए थे, एक दूसरे से जाते आते थे। जो दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक आधा हो जाता था, कम से कम 30-40% की तो कमी जरूर आ जाती थी।
अमेजॉन से सामान मंगवाना हुआ थोड़ा महंगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी और जरूरी खबरों को जानने के लिए चलते हैं डिजिटल गली। मोटोरोला अगले हफ्ते अपने यूजर्स को एक और तोहफा देगी। दरअसल कंपनी 10 जून को मोटो एज 60 लॉन्च करेगी। इसमें AI समेत कई फीचर दिए गए हैं। इसे आप मोटोरोला और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट समेत कुछ रिटेल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इस फोन में 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा भी दिया गया है। अब ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से सामान मंगवाना थोड़ा महंगा हो जाएगा। दरअसल अब वो हर ऑर्डर पर 5 रुपए चार्ज करेगी। कंपनी की दलील है कि इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाने में मदद मिलेगी। यूजर्स को ये चार्ज किसी भी प्रोडक्ट की कीमत के बाद अलग से देना होगा। हालांकि कंपनी कुछ चीजों पर ये चार्ज नहीं लगाएगी। एप्पल ने भारत में टाटा ग्रुप के साथ एक करार किया। इसके तहत आईफोन और मैकबुक की रिपेयरिंग का काम टाटा ग्रुप संभालेगा। कहा जा रहा है कि टाटा कर्नाटक में अपने आईफोन असेंबली प्लांट से ये रिपेयर सर्विस देगा। रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। यहां आज हम आपको ले चलेंगे साउथ दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी, जो जीरो वेस्ट कॉलोनी के नाम से मशहूर है। इस कॉलोनी की खास बात यह है कि यहाँ पिछले 8 साल से कूड़ा बाहर नहीं गया है, बल्कि यहीं रिसाइकिल होकर नई नई चीजों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दिल्ली भारत की राजधानी, जहाँ एक तरफ राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कूड़े के ऊंचे पहाड़ बनते जा रहे हैं। रोज लाखों टन कूड़ा ऐसे लैंडफिल साइट्स पर डाला जाता है, जिससे गाजीपुर जैसे लैंडफिल साइट्स अब कूड़े का पहाड़ बन चुके हैं। लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कूड़े के पहाड़ से भी निपटा जा सकता है। साउथ दिल्ली का यह है नवजीवन विहार कॉलोनी। वैसे तो ये कॉलोनी भी दिल्ली की बाकी कॉलोनियों की तरह ही है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसकी कहानी सबसे अलग है। अब हम नवजीवन विहार कॉलोनी में आ चुके हैं अंदर, और अंदर आते ही मैं ये एक बॉक्स देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जिस बॉक्स में मुझे अलग अलग तरीके का कुछ सामान दिख रहा है। ये इसमें कपड़े हैं, प्लास्टिक है और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। तो ये बताया गया है मुझे कि ये जो बॉक्स है जिसमें सारे ऐसी चीज़ें हैं जो RRR सेंटर में जाके रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होते हैं। पहले यहाँ भी वही हाल था जो बाकी दिल्ली का रहता है। हर घर से निकलता ढेर सारा कचरा, प्लास्टिक की भरमार, डस्टबिन ओवरफ्लो और गंदगी से परेशान लोग। पर 8 साल पहले शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला। आप देखें कि जो चिप्स के रैपर्स हो गए, प्लास्टिक की पन्नियाँ हो गई, पानी की बॉटल्स हो गई, शैम्पू की बॉटल्स हो गई, जो मिल्क के पाउचेस हो गए, ये लोग जो फेंक देते हैं ये समझ के बेकार है, हम इकट्ठा करते हैं, उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। उनके बदले हमें ये बेंच, यहाँ कलेक्शन बॉक्सेस हैं, वहाँ एक टेबल है, ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से बना है। ये वो सेंटर था जिसमें टन्स ऑफ गार्बेज इकट्ठा होता था, मिक्स्ड होता था, और फिर 15 दिन में उठता था। करीब 8-9 साल पहले हमने इसको RRR सेंटर में कन्वर्ट किया। ये RRR सेंटर ना केवल नवजीवन से बल्कि आसपास पूरी दिल्ली से 24 घंटे डिस्कार्डेड आइटम कलेक्ट करता है। इस सोसाइटी ने पिछले 8 सालों से 1 ग्राम कचरा अपने परिसर से बाहर नहीं जाने दिया है और कचरे का ऐसा इस्तेमाल किया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किचन का कूड़ा, गीला कूड़ा वो अलग देते हैं, सूखा कूड़ा वो अलग देते हैं, प्लास्टिक पन्नी वगैरह जैसे देते हैं अलग हम इसमें डाल देते हैं और ला के कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं हम लोग गीला कूड़ा। माइक्रोमैक्स पाउडर पड़ेगा अभी। माइक्रोमैक्स पाउडर, ये क्या है? ये पाउडर है, इसके लिए पानी सूख जाएगा, महक नहीं आएगा इसमें, इसलिए लगाना पड़ता है। अब ये वो कंपोजिट बिन्स है जिसमें आपने इसको डाला है, ठीक है, माइक्रोमिक्स पाउडर के साथ, ठीक है। अब क्या इसके आगे होगा? ये आगे इसका खाद बनेगा। अच्छा, इससे खाद बनेगा। इससे खाद बनेगा, ठीक है। ये जो अभी भर गया इसके भर रहा हो, ये फाइनल होने वाला है, ये निकालने वाला खाद है। चेयर तो छोड़िए, घर में इस्तेमाल होने वाला डस्टबिन हो या फिर घर की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लीनर, सब कचरे से तैयार किया गया है। और कैसे तैयार करते हैं वो भी देखिए।
आप देख रहे हो हमारे कॉलोनी में कितना हरा भरा, कितने पेड़ पौधे हैं। अब पत्ते तो झड़ जाते हैं और वो जल्दी वो सूख जाते हैं और उसका हम खाद बना लेते हैं। बट जो टहनियाँ है ना, वो सूखने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक मशीन खरीद ले, इसको कहते हैं लीफ श्रेडर। अब इसमें हम लोग टहनियाँ डाल देते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़े होके निकल आता है, जिसको बहुत आसानी से हम पत्तों के साथ डाल देते हैं और वो करीब 2-3 महीने के अंदर वो फर्स्ट क्लास खाद बन जाता है। ये चमत्कार ही तो है, वेस्ट से वंडर बनाना कोई इनसे सीखे। सोसाइटी के निवासियों की मेहनत, जागरूकता और सतत प्रयासों का ही परिणाम है। कचरे का सटीक प्रबंधन हो या फिर कचरे की रिसाइकलिंग या फिर कचरे का कंपोस्टिंग, ऐसा कि ये बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। नवजीवन विहार का ये जीरो वेस्ट मॉडल अब बाकी कॉलोनीज भी अपना रही हैं। दिल्ली सरकार और नगर निगम भी इस मॉडल को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों की ये पहल महज सफाई की नहीं है, बल्कि विचार परिवर्तन का उदाहरण है। आज जब देश भर में स्वच्छ भारत अभियान और सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, ऐसे में ये मॉडल प्रेरणा का स्रोत है। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन संजय कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।